नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और पॉलिटी की सीरीज जो हम लोग चला रहे थे, उस पर हम लोगों ने हाई कोर्ट देख लिया था, सुप्रीम कोर्ट देख लिया था, न्यायपालिका पर हमने काफी चर्चा कर ली थी। उसके पश्चात कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, भारत का महान्यायवादी और आपका जो भारत का मुख्य लेखा परीक्षक है, नियंत्रक है, वो कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं छोटे छोटे, उनको थोड़ा सा देख लेंगे। फिर देखने के बाद राज्य सरकार में राज्य कार्यपालिका कैसे काम करती है, मतलब राज्यपाल क्या होता है, मुख्यमंत्री वगैरह क्या होते हैं, और भारत का जो विधानमंडल है, इन सब में अ, किस प्रकार से प्रक्रियाएं होती सब आपकी जो जिस प्रकार से आपकी संसद व्यवस्था चलती है, वैसे ही राज्य में चलती है विधानमंडल। लेकिन थोड़ा सा चर्चा वहां पर करेंगे। लेकिन अभी जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, भारत के महान्यायवादी और कैग, ठीक है ना, जिसको हम लोग महालेखा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कवर कर ले, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। इनसे एक एक सवाल कभी कभार पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज पहले देखते हैं भारत के महान्यायवादी। एक तरीके से जो भारत सरकार का जो वकील है, वो है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसका जो गठन होता है अनुच्छेद 76 के तहत, यानी यह एक प्रकार का संवैधानिक पद है, ठीक है ना। संवैधानिक पद है ये। संविधान में इसकी बात की गई है, संविधान में बाकायदा इसके गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 76 के तहत इसका जिक्र है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये देखना है भारत का महान्यायवादी कौन होता है, उसकी नियुक्ति वगैरह, उसका वेतन वगैरह, और उसकी क्या शक्तियां हैं, कार्य क्या है, और उसके अधिकार वगैरह क्या है। इन पर थोड़ा सा एक झलक देखेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं जरा महान्यायवादी कौन है। भारत का जो महान्यायवादी है, एक प्रकार का जो सरकारी वकील है ना, सरकारी वकील, वो भी भारत सरकार का। भारत सरकार का जो भारत सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, वही ये भारत का महान्यायवादी कहलाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस समय जैसे वेणुगोपाल जी हैं, वेणुगोपाल, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। कभी कभार नाम पूछ ले, मान लीजिए, हालांकि अब इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार के वनडे एग्जाम मान लीजिए आप कभी दे रहा हूँ, या इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ ले, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी स्थापना की गई है, ये हमने पढ़ लिया था, और ये आपको याद भी होना चाहिए। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। एक सवाल ये बन सकता है, और दूसरा बन सकता है, भारत का जो सर्वोच्च कानून वेत्ता होता है, वो महान्यायवादी ही होता है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 76 के तहत किया गया है, तो ये कारण भी सही हो जाएगा। तो कथन कारण वाले सवाल में ऐसी एक लाइन पूछी जा सकती है। इसकी नियुक्ति एवं कार्यकाल का क्या मतलब है। इसकी नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता होना चाहिए, संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। और इसका कार्यकाल जो है वो फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति जब चाहे तो इनको हटा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद को धारण करते हैं। और कौन हो सकता है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय या किसी आप देखें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति। तो अब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कौन बन सकता है, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था अभी उच्चतम न्यायालय वाले पोर्शन में। उसमें मैंने बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल तक जजशिप की हो, वहां का जस्टिस रहा हो। इसके अतिरिक्त अगर वो उच्च न्यायालय में उसने 10 वर्षों का अनुभव हो उसका वकालत के रूप में, ठीक है, तो इस प्रकार से वो आपका महान्यायवादी बन सकता है। और राष्ट्रपति अगर चाहें तो कोई बहुत बड़ा न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति हो, ठीक है ना, कि बहुत उसको संविधान के बारे में जानकारी है, कानून के बारे में जानकारी, तो ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर सकते हैं महान्यायवादी के रूप में। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए ये कौन व्यक्ति हो सकता है। कुल मिलाकर जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, वो सारी क्वालिटी एक महान्यायवादी में होनी चाहिए। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसको आप ये समझ लीजिए, इसको हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, राष्ट्रपति इसको चाहे तो हटा सकते हैं। ये यहाँ पर यही सब बातें आपको लिखी हैं, एक बार आप नजर दौड़ा लीजिएगा इसमें। इसके बाद देखते हैं इसकी कार्य और शक्तियां क्या है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है
वही आपको पता होना चाहिए, वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये एक तो जो भी राष्ट्रपति इसको काम सौंपे, राष्ट्रपति जो काम सौंपेंगे वो भारत सरकार के रूप में सौंपेंगे, यानी सरकार को काम सौंप रही है राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के नाम पर वो सारे काम ये करेंगे। इसके अतिरिक्त जो इनका भारत सरकार का जहां जहां केस चल रहा है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई संविधान से संबंधित कोई सलाह लेनी है सरकार को, तो यही रिप्रेजेंट करेंगे उच्चतम न्यायालय में। आर्टिकल 143 के तहत, 143 के तहत सलाह दी जाती है ना उच्चतम न्यायालय से, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। दो प्रकार की सलाह हो सकती हैं। एक सलाह जो उच्चतम न्यायालय मना कर सकता है कि नहीं हम सलाह नहीं देंगे, लेकिन एक दूसरी प्रकार की सलाह होती है, जैसे कोई बहुत पुरानी कोई संधि की गई हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में जब पढ़ाया था, तो मैंने आपसे बताया था कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु समझौता है ना, तो उस पर अगर जैसे कोई विवाद हो जाए, उस पर कोई हमें संविधान से जुड़ा हुआ कोई तथ्य जानना हो या कोई सलाह लेनी हो, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों में मना नहीं कर सकता राष्ट्रपति को, इस प्रकार की कोई बातें आर्टिकल 143 के तहत। इसके बाद है, ये भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह पे ये जाकर नियुक्त होता है। इसके बाद भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में ये उच्च न्यायालय में भी सुनवाई कर सकता है। कुल मिलाकर भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने का इसका काम है ना। भारत सरकार को, ये याद रखिएगा, राज्य सरकार के लिए अलग होता है, उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं उसको, तो वो अलग चीज है, वो राज्य के लिए अलग व्यवस्था है। ये भारत सरकार की बात होगी। अगर भारत सरकार का कोई केस है, मान लीजिए केरला हाई कोर्ट में है, तो केरला हाई कोर्ट भी जाएंगे और भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके कुछ अधिकार हैं, राइट्स हैं, और सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो ये वाली लाइन है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यह संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है ना। संसद के दोनों सदनों में कौन बोल सकता है? मतलब ये आपका अटॉर्नी जनरल बोल सकता है। ये कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहां पे कोई कार्रवाई चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो अगर हो रही है आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, उसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन इनके पास केवल एक चीज का रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये मत नहीं डाल पाएंगे, बस ये एक चीज की है। और एक सांसद को जितनी सुविधाएं मिलती हैं, वैसी सुविधाएं बिल्कुल आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मिलेंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत के किसी भी क्षेत्र में सुनवाई करवा सकता है, सुनवाई कर सकता है, बस वो केस जो है भारत सरकार से संबंधित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ इस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। कहने का मतलब ये भारत सरकार का केस लड़ रहा है, तो किसी भी प्रकार का आपराधिक जो मामले हैं उनका बचाव नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपराध संबंधित कोई केस लेकर, क्योंकि ये वकील है, तो ये जो वकील हैं तो इनके ऊपर कई प्रकार के ये अपनी व्यक्तिगत वकालत भी कर सकते हैं, किसी का केस ले सकते हैं। तो ऐसी केस आपराधिक मामलों से संबंधित अगर ऐसा कोई केस आता है, तो उस पर इनको परमिशन नहीं है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से ऐसा जो मामला आएगा उसको इंटरटेन ये नहीं करेंगे। इसके पश्चात देखें, भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई सलाह मांगता है, कोई विश्लेषण मांगता है, तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी आदमी है, किसी भी प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जिन मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है और अगर कोई दूसरा पक्ष चाहता है उनसे सलाह लेने, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर भारत सरकार के विरुद्ध ही क्यों ना हो रहा हो, ये जानते भी हो कि अगर ये सत्य कार्य है, वो सत्य बोल रहा है, तब भी इनको भारत सरकार का ही पक्ष रखना होगा। इनको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है कि भारत सरकार के विरुद्ध ये बोल पाए। इसके बाद बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं अगर भारत सरकार इनको अनुमति नहीं दे, मतलब अनुमति इनको लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के ये नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो केवल आपका मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है। आपको ये बिल्कुल, ये लाइन भी बिल्कुल याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और इसके बाद अगर दूसरी कोई इंपॉर्टेंट है, तो ये अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं डायरेक्ट, और इनका जो पद है उसमें कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये राज्यपाल जो है, सॉरी, राष्ट्रपति जो है उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, जब तक वो चाहेंगे तब तक ये कार्य कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ देखते हैं महान्यायवादी का वेतन, इनका वेतन कभी बदला नहीं जाएगा। और अगर इन पे कोई चर्चा होती है तो संसद इस पर वेतन की बात कर सकती है, राष्ट्रपति इसको तय करते हैं, राष्ट्रपति इनके वेतन जो है वो सब तय करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं। तो अटॉर्नी जनरल में इतना ही था, इतना ही छोटा छोटा टॉपिक है, कैग का, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, और महाधिवक्ता वगैरह जो राज्यपाल में होते हैं, राज्य में होते हैं,
उन सब का थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, लेकिन हम पहले यहाँ महान्यायवादी समझेंगे और अगला जो टॉपिक है उसको कैग के बारे में समझेंगे कि कैग क्या होता है, 148 आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं या छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो केंद्र से संबंधित जो पालिका है, केंद्र पालिका, केंद्र से संबंधित जो कार्यपालिका है, केंद्र कार्यपालिका, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। आपका संसद कर चुके हैं, आपका उच्चतम न्यायालय कर चुके हैं, और हमने उच्च न्यायालय भी साथ में पढ़ लिया था। ये सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे महालेखन परीक्षक नियंत्रक, जो कैग जिसको बोलते हैं, वो उसकी क्या मतलब है, और समितियां वगैरह क्या होती हैं, इन सब चीजों पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। इन सबसे सवाल थोड़ा कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा पहले शुरुआत में नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब यहाँ पर चालू कर सकते हैं उस सीरीज को। राज्यपाल वगैरह को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, राज्यपाल भी इम्पोर्टेंट है, और चुनाव आयोग वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। इन सबको भी अब धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज फिर ये इतना ही है, इतना ही पूछा जाता है महान्यायवादी में, तो आपको ये याद रखना है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।